नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अधिकार। तुम दोनों क्या उठा पटक रहे हो? आज ये लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? अम्मा, मुझे अब अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में चारू को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस है, तो हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं। और अभी मुन्ना छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। ये लोग घर देखकर फाइनल करने आए थे। सरला जी को एक बारगी तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये निखिल कह क्या रहा है। वह कुछ पूछती उससे पहले ही निखिल ने फिर कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी, इसीलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ देख कर आएंगे, उसके बाद आपको लेकर चलेंगे। लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? और अगर यह घर बेच दोगे तब मैं कहाँ रहूँगी? निखिल की बात खत्म हुई तो सरला जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और कहना चाहती थी कि उससे पहले बहू चारू बोल उठी, अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जाएंगे? यही तो समस्या है, क्योंकि हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें यह घर क्यों बेचना पड़ा। अब मुश्किल से इस घर में 1 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप तब तक नंदिनी दीदी के घर रह लेती, जब तक हम अगली बार इंडिया आएंगे, फिर आपको साथ लेकर जाएंगे। सरला जी की समझ में नहीं आया कि यह दोनों अचानक कह क्या रहे हैं। निखिल ने किसकी अनुमति से यह घर बेचा और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ से बताना भी उचित नहीं समझा। यही सब सोच सोचकर सरला जी को रोना आ रहा था और आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था, क्योंकि अपने पति राजेंद्र जी अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर ये 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेंगे और दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा, इसलिए घर जितना बड़ा और हवादार हो उतना अच्छा। पर बेचारे अपने खून पसीने से निर्मित इस घर का सुख भोग नहीं पाए थे। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति के देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे निखिल का ही तो सहारा था और उसी के द्वारा चला जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि निखिल की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत का पक्का पेपर बनवाने और रजिस्ट्री करवाने में उनके अलग से 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए थे। यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी नंदिनी ने समझाया था। अगर उन्होंने निखिल को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट की होती तब जल्दी से उन तक ट्रांसफ़र हो सकता था। वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती थी। लेकिन निखिल भी बहुत चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री करवा ली थी ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। तब बोली बाली सरला जी इतना दाव पेच कहाँ जानती थी, और कहाँ जानती थी कि उनका बेटा ही उनसे धोखा करेगा। तब तो निखिल कितनी मेहनतें करके उनको मना रहा था कि घर अगर सरला के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियायत मिल जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीज़ें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं निखिल ने उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, ये लोन है, वो लोन है, आदि आदि और भी बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर जब यह कहा कि अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत ज़रूरी है, तब तो कुछ तो भावुकता में और कुछ नासमझी में सरला जी ने घर निखिल के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल था ना, जो अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकती थी। लेकिन जब यह बेटा ही छलिया था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई उनसे। उनका और उनके पति के सपनों का घर जो सरला जी ने भरोसा करके निखिल के नाम कर दिया, उसी से आज वह बेघर हुई जा रही थी और अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि निखिल इसके पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा निखिल और उनकी बहू चारू चाह रहे थे कि वह अपनी इकलौती बेटी नंदिनी के घर यानी नंदिनी के ससुराल में जाकर रहे। 3 महीने पहले जब नंदिनी यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार सरला जी को कहा था
कि माँ आपको अपना घर निखिल भैया और चारू भाभी के नाम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ संदिग्ध लग रही हैं। पर बेटे के प्रेम में अंधी सरला जी को अपने बेटे की कोई गलती नजर नहीं आई थी। उन्होंने इसे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और स्वाभाविक झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब नंदिनी ने उन्हें सीधे सीधे भी कहा था, माँ जरा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही हैं। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे और भैया किसी अमेरिका में नौकरी लगने की बात भी कर रहे थे। मैं जब गई तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई बाहर अमेरिका जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीज़ा और एड्रेस कंफर्म करके गए थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग रही। पर उस वक्त सरला जी ने पता नहीं कैसे नंदिनी की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और अब तीसरे ही महीने नंदिनी की बात एकदम सही निकली। कुछ दिन इसी उहापोह में गुजर गए कि क्या करे क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने नंदिनी का फ़ोन लगाया और सरला जी ने उन्हें सारी बातें धीमे स्वर में बताई। तब नंदिनी ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए जो उन्हें कहा, उससे सरला जी की हिम्मत बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात निखिल से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन बाद ही निखिल ने उनसे कहा कि अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको नंदिनी दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने नंदिनी दीदी को बताया है या कि नहीं? और फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद निखिल और चारू ने कभी नहीं की थी। सरला जी कुछ देर सोचती रही, फिर उन्होंने निखिल और चारू से कहा, वह तो ठीक है, लेकिन तुमने अपने अमेरिका जाने की बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? और यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और नंदिनी को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है, एक एक्ट मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन भी है, जिसके तहत ये है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करें। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी। एक तो तुमने मुझे भावुक करके दबाव देकर घर अपने नाम कर लिया और दूसरा मुझे बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या मैंने कोर्ट कचहरी किया तो तुम दोनों को सजा होगी, बदनामी अलग से होगी। इसीलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। निखिल चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी अम्मा की इतनी सख्ती वाली आवाज़ बरसों से नहीं सुनी थी। अब चारू भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हम आपको वहाँ सेटल होते ही आकर लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब क्योंकि यह चारू ने उनसे कहा था, इसलिए सरला जी ने चारू की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, मुझे अब किसी की बात पर कोई भरोसा नहीं। कोई कब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात बताओगी, क्या तुम्हें भी अमेरिका में अभी नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं अभी निखिल के साथ वहाँ जाऊँगी, रहूँगी और फिर वहाँ देखभाल कर नौकरी के लिए कोशिश करूँगी। न जाने कैसे चारू के मुंह से सही बात निकल गई। बस उस बात को सरला जी ने पकड़ लिया। अब सरला जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी निखिल को कहो वह अकेला जाएगा और इस घर को अगर बेच दिया है तो कहीं किराए का घर लेगा, उसमें मैं, तुम और मुन्ना रहेंगे। फिर जब निखिल वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना, फिर हम तीनों निखिल के साथ चलेंगे। और अगर निखिल तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे और निखिल वहाँ नौकरी करेगा और प्रति माह पैसे बेचता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल जाकर नहीं रहूँगी। और दूसरी बात, इस घर में तुम लोगों ने नंदिनी का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज़्यादा दृढ़ था। उन्होंने एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, निखिल और चारू, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो।
मैं ये शहर और अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद इसी घर में और इसी शहर में रहते आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। इसीलिए तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी और यहाँ अकेली भी नहीं रहूंगी। निखिल और चारू एकदम से चुप हो गए थे। दोनों की चाल उन पर उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा निखिल को अम्मा जी की बात माननी पड़ी थी। अब तो वह घर बेच चुका था और दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर बेचकर ही पैसे जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था जो अम्मा को नहीं बताया था। अब वह थक हार कर उसे उस फ्लैट के बारे में बताना पड़ा और फिर निखिल कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा की बात माननी ही पड़ी। चारू अम्मा और मुन्ना के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए जो निखिल ने पहले ही खरीद लिया था और निखिल अकेले अमेरिका चला गया। अब सरला जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी नंदिनी ने ही समझाया था और आज उसके समझाए हुए एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और बेटा बहू के तर्क संगत बात की थी, जिस वजह से वह दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं गए। और एक तरह से उन्होंने निखिल और चारू को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना और ऐसा वैसा करना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी है जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। अब निखिल अच्छी तरह यह जानता था कि वह माँ को और मूर्ख नहीं बना सकता। चारू भी अब सरला जी से खराब व्यवहार नहीं कर सकती, क्योंकि एक जागरूक महिला ने अपने हित में आवाज़ उठाई थी और कानून भी उसके साथ था और उसके साथ ही उसकी प्यारी बेटी नंदिनी। जानबूझकर सरला जी ने नंदिनी का नाम ज़्यादा उजागर नहीं किया। वह नहीं चाहती थी कि उसके बाद दोनों भाई बहन आपस में झगड़े और एक दूसरे के प्रति मन में वैमनस्य रखे। अगर वह इस प्रकरण में नंदिनी का नाम लेती तो निखिल और चारू नंदिनी से दूरी बना लेते और उनके जाने के बाद उनकी बेटी का मायका खत्म हो जाता। इसलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल नहीं जाहिर होने दिया कि इस बारे में उन्होंने नंदिनी से बात की है और नंदिनी ने ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी दी। प्रिय दोस्तों, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते, तब तक लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम बुजुर्गों को तो हमेशा अपने हित में ही सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जैसे निखिल और चारू सरला जी को मूर्ख बना रहे थे और नंदिनी उन्हें जागरूक किया था, वैसे ही अगर आपके आसपास आपके घर में भी किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उनका साथ जरूर दीजिए और उनकी आवाज़ बनिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।